Hello friends, welcome back. Children, in the last lecture we studied about national income and the features of national income. Okay, today we are coming towards the next question that we have in a chapter, or the question is importance of national income analysis. Children, national income, as I told you, is the total money value of all the final goods and services which are produced in our country ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में आपके देश के अंदर कितने गुड्स प्रोड्यूस किए गए थे और कितने सर्विसेज रेंडर किए गए थे, ये सब का जो मनी वैल्यू होता है उसको हम लोग नेशनल इनकम करके बुलाते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लाइक नेशनल इनकम एनालिसिस विच इज अ बिग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वी कैन से, so what exactly is the importance of national income analysis? Do we just calculate the national income for the sake of calculation, or is it very useful for macroeconomic policy making of any particular country? So children, national income would actually have a lot of importance in the macroeconomic scenario of any particular economy. तो आज हम लोग बात करने वाले कि ये नेशनल इनकम का जो एनालिसिस होता है उसका एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। ठीक है, सो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर आर सम 8 पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। द फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज। चिल्ड्रन, व्हाट डज दिस पॉइंट मीन? दिस मीन्स फॉर एनी कंट्री to assess or to evaluate कि what is their economic performance, what do we do? Children, we look at the national income of these countries. दो तीन देश है बच्चों लोग, अभी आप उनके नेशनल इनकम को देखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। सी चिल्ड्रन, अगर आप बाकी कोई भी मेथड लोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, एक्सेप्ट द नेशनल आउटपुट। दो तीन लोग हैं बच्चों लोग, इंडिविजुअल्स, तो उनके पास जो वेल्थ होता है, उन्होंने इस साल में जो पैसा कमाया उससे उनका परफॉर्मेंस पता चलता है। वैसे बच्चों लोग एक देश ने एक साल में कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया हुआ है, वो सबका मनी वैल्यू जो है उससे हम लोग को इंडिकेटर मिलता है बच्चों लोग कि कंट्री का परफॉर्मेंस क्या है। और इन फैक्ट आई वुड से चिल्ड्रन, नेशनल इनकम और द नेशनल आउटपुट और द जीडीपी, it's like a standard performance indicator. And in fact children, if I got a list of countries, अगर आपके पास बहुत सारे कंट्रीज का एक लिस्ट है तो आप कंट्रीज को रैंकिंग दे सकते हो बच्चों लोग, कौन से बेस पे? उनके नेशनल इनकम। मतलब जिस कंट्री का जीडीपी सबसे ज्यादा रहेगा यू विल प्लेस इट एट द टॉप, उनके बाद में बच्चों लोग सेकेंड हाईएस्ट जीडीपी वाला, थर्ड हाईएस्ट। तो बच्चों लोग वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज को जीडीपी के बेस पे रैंकिंग दिया जाता है। ठीक है, सो दैट्स द फर्स्ट एग्जांपल चिल्ड्रन व्हेन वी सॉ कि लाइक नेशनल इनकम के जरिए हम लोग को पता चलेगा कि कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। सेकेंडली चिल्ड्रन, वी कैन कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट पीपल और डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, now the question arises children like what exactly is the standard of living? Standard of living children could be exactly how the people in a country are able to satisfy their basic needs: food, clothing, shelter, health, education. अच्छा, they could be like there are certain other things कि like एक आध देश में बच्चे लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है क्या ज़्यादा है, at the same time children literacy rate, ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चों का डेथ कितना होता है, ये सब चीज़ों को देख के हम लोग को पता चलता है बच्चों कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बच्चों, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली आपके इनकम के ऊपर। आपके पापा कमाते हैं बच्चों लोग, आपको थोड़ा कुछ पॉकेट मनी मिलता है, तो यू माइट नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट मच गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बट जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन की लाइक यू स्टार्टेड गोइंग ऑफ फॉर अ जॉब, ओके, और जॉब पे जाते हो बच्चों लोग, यू आर गेटिंग अ सैलरी, लाइक एसवाई बीकॉम में पढ़ाई करते करते 25,000 रुपीज का अगर आपको सैलरी मिल रहा है तो चिल्ड्रन यू विल बी स्पेंडिंग दैट मनी ऑन योर सेल्फ, विल बाय बेटर क्लोथ्स, यू विल हैव द लाइक बेटर फूड हैबिट्स दैट वी हैव, ओके, ऑटोमोबाइल वगैरह आप परचेस कर सकते हो, द लेटेस्ट मोबाइल्स दैट वी कैन हैव चिल्ड्रन, ओके। तो ये क्या था आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन आपका एक आध दोस्त है बच्चों लोग, वो जॉब पे जाता है लेकिन ही इज अर्निंग ओनली 10,000 रुपीज, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको मैच नहीं कर पाएगा, राइट?
वैसे बच्चों लोग अलग अलग कंट्रीज का नेशनल इनकम जो होता है वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और कभी लोअर स्टैंडर्ड्स में सुना था बच्चों आप लोगों ने कि हम लोग हमारे देश का टोटल इनकम लेते हैं पहले और बाद में टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं टोटल पॉपुलेशन से। इज लाइक द टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो आंसर क्या आता है, याद है किसी को? यस, मेनी ऑफ यू नो दैट इट्स कॉल्ड अ पर कैपिटा इनकम। इट्स नथिंग चिल्ड्रन बट एवरेज इनकम पर पर्सन। अच्छा, पर कैपिटा इनकम बच्चों लोग ये इंडिकेट करता है कि हमारे देश का पूरा जो इनकम है वो लोगों के बीच में किस तरीके से डिवाइड हुआ है। अच्छा, इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि अपने देश में इज देयर इनकम इक्वालिटी या फिर इनकम इनइक्वालिटी। और बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया का पर कैपिटा इनकम आपने कैलकुलेट किया, अमेरिका का पर कैपिटा इनकम आपने कैलकुलेट किया। अच्छा, फिर आपको पता चलेगा कि दोनों देशों के बीच में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना डिफरेंस है। क्या अमेरिका का या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा इट विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन इंडिया। हम लोग हर एक देश में जाके उनका एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं देख सकते बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर्स है ये आपको इंडिकेट करेंगे कि उस देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। अच्छा, तो कैन आई से लाइक दिस चिल्ड्रन, एक देश का पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। इफ देयर इज एनी कंट्री चिल्ड्रन विद अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम देन वी विल कंक्लूड कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो रहेगा। क्लियर? और इसके जरिए बच्चों हम लोग दो अलग अलग देशों के बीच में जो लोग रहते हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर भी कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, देन चिल्ड्रन वी कम टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3 व्हिच इज टॉकिंग अबाउट द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। Children, what is sectoral distribution? Very simple. In every economy, children, the economic activities are divided into 3 different types or 3 different sectors. जो आपने already पढ़े कौन से? We got a primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Okay, namely, what are the children? Primary, secondary, and tertiary sector. अच्छा, now you know that children. It could be like in a family we got a father, then we got son and mother. अच्छा, ये तीनों लोग कुछ पैसा कमा के लाते हैं तो फैमिली का इनकम कितना बनेगा? तीनों का इनकम ऐड कर दो, तीनों ने जितना कंट्रीब्यूट किया वो। मम्मी 40,000 कमाती है, डैडी को 50,000 का सैलरी, बेटा अभी एक पार्ट टाइम जॉब करे वो एक 10,000 कमाता है। सो वी से कि चिल्ड्रन फैमिलीज इनकम इज हाउ मच? 1 लाख। इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन हमारे देश में भी ऐसे कुछ 3 अलग अलग सेक्टर्स है। प्राइमरी यानी क्या? एग्रीकल्चर। then got secondary which is related to industries. उसके बाद में आता है चलो टर्शरी जिसमें सर्विसेज आते हैं। तो इंडिया में जितना भी आउटपुट आता है, इंडिया का जितना भी नेशनल इनकम, ये ऑब्वियसली 3 अलग अलग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इंडस्ट्रीज ने कितना कंट्रीब्यूट किया और सर्विसेज ने कितना कंट्रीब्यूट किया। टोटल इट एंड यू गेट व्हाट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। तो बच्चों लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया के जीडीपी में, इंडिया के नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इंडस्ट्रीज ने कितना कंट्रीब्यूट किया और सर्विसेज ने कितना कंट्रीब्यूट किया। एज यू नो चिल्ड्रन, many years back we used to study in economics that India is an agricultural country. Agriculture is the backbone of the Indian economy. But presently the things have changed, children. Presently India couldn't be called as an agricultural country. We are more oriented towards tertiary sector. We are a service oriented economy. ठीक है? अच्छा, तो over the years children agriculture का contribution change होते जा रहा है। अच्छा, इससे हमको ये भी पता चलता है कि अपने देश में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बच्चों? कि एग्रीकल्चर में कितने लोगों को ऑक्यूपेशन मिलता है, इंडस्ट्रीज में कितने लोग काम करते हैं और सर्विस सेक्टर कितने लोगों को ऑक्यूपेशन दे पा रहा है। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, देन प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और लोगों का कंजम्पशन पैटर्न, ये बहुत सारी चीजें आपको नेशनल इनकम के जरिए पता चलेगी। यस, then children point number 4 here is talking about the measurement of economic welfare. See children, एक देश के अंदर जब लोगों को वेलफेयर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो कैसे इंडिकेट होता है बच्चों लोग? सो वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम का जो चेंजेस होते रहते हैं बच्चों लोग, दैट कैन एक्चुअली इंडिकेट। एक सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों लोग, देखो एक देश में
जैसे कि अभी फिलहाल अगर आप सिचुएशन देखोगे तो इंडिया मैप वाइज हम लोग इतने लकी है कि अपने आजू बाजू में से पनौती लोग मिले हम लोगों को। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो एवरी नाउ एंड देन वी हैव गॉट टेंशन दैट इज ब्रूइंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इट इज लाइक इंडिया एंड चाइना। तो what the country will do children, we have to put more and more money towards army, navy and air force, जिसको हम लोग कॉमन में क्या बुलाते हैं, डिफेंस। राफेल का डील होता है बच्चों लोग, बहुत महंगे महंगे सबमरीन्स, फाइटर प्लेन्स, ये सब आर्मी के इक्विपमेंट खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा जाता है। लेकिन फिर ये भी बात पता है आपको क्या, कि कोई भी देश बच्चों लोग जो डिफेंस के ऊपर ज्यादा पैसा डालेगा उनके देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजों के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। दैट मीन्स सी चिल्ड्रन, इफ आई हैव गॉट लिमिटेड मनी, इफ आई पुट मोर मनी ऑन द डिफेंस, तो ऑटोमेटिकली आई हैव टू reduce the expenditure on education and health services. तो children, what will it have, positive or negative effect on the economic welfare? Obviously it is going to have some negative effect on economic welfare. At the same time children, अगर आपने डिफेंस के ऊपर कम खर्चा किया रहता था, बहुत सारे देश है जिनके नेबर्स बहुत अच्छे हैं तो उनको ये सब डिफेंस, आर्मी, फाइटिंग इसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना ज़्यादा पैसा कहाँ पे डाइवर्ट कर लेते हैं, एजुकेशन की तरफ, हेल्थ की तरफ, तो लोगों को वेलफेयर मिलता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम से आपको पता चलेगा, इफ मोर मनी इज बीइंग स्पेंट टुवर्ड्स डिफेंस, दैट मीन्स देयर इज लैक ऑफ वेलफेयर इन आवर इकोनॉमी। क्लियर? यस। देन चिल्ड्रन, पॉइंट नंबर 5, इट्स टॉकिंग अबाउट the national or the changes in price level. Changes in price level are basically like there are two trends that are followed in an economy. Children, either we come across inflationary trends or deflationary trends. Inflation is like prosperity, जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, where like continuous rise in the prices. Deflation is children recession. See children, फ्यूचर में इन्फ्लेशन आएगा क्या, नहीं आएगा, फ्यूचर में डिफ्लेशन आ सकता है क्या, ये ट्रेंड्स बच्चों हम लोग नेशनल इनकम के जरिए अभी पता चल सकता है। सी चिल्ड्रन, व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, राइट? अच्छा, लास्ट ईयर हमारे देश में बच्चों जितना प्रोडक्शन हुआ था और नेक्स्ट ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर का जीडीपी ज्यादा दिखने का 2 रीजन हो सकता है। एक, या तो तुम्हारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा है, इसकी वजह से आपका जीडीपी बढ़ गया, लेकिन आपको ये भी पता होगा बच्चों क्या, कि हमने लास्ट ईयर की जितना ही प्रोडक्शन किया है, बस इस साल महंगाई आ गई और हमने हायर प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया है ऐसे प्रोडक्ट्स को, तभी तो आपको हायर जीडीपी दिखेगा। तो नेशनल इनकम बच्चों 2 अलग अलग मेथड्स में कैलकुलेट किया जाता है, एक करंट प्राइसेस और दूसरा होता है बच्चों कांस्टेंट प्राइसेस। करंट प्राइस मतलब क्या होता है बच्चों, तुमने इस साल कितना प्रोडक्शन किया मल्टीप्लाई बाय इस साल के प्राइसेस। मतलब सिंपल फॉर एग्जांपल के लाइक इफ यू गेट इट लाइक दिस, ऑनियंस का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय ऑनियन का प्राइसेस इन 2020। लेकिन करंट प्राइसेस हाई हो सकते हैं, लो हो सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं। बेस ईयर वो कोई भी हो सकता है, 2012-13 जहां पे एवरेज प्राइसेस थे। तो तुमको क्या करना है, इस साल का प्रोडक्शन ले लो 2020 का, लेकिन मल्टीप्लाइड विद द प्राइसेस इन द बेस ईयर। इससे जो महंगाई का इफेक्ट होता है ना बच्चों लोग, वो निकल जाता है। अच्छा, एंड वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट, अभी देखो जीडीपी एट करंट प्राइस ज्यादा दिख रहा है और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ चेंज इन द प्राइस लेवल, महंगाई आ गया तुम्हारे देश में। अच्छा, कांस्टेंट प्राइस पे चलो जीडीपी ज्यादा दिख रहा है और करंट प्राइस पे कम दिख रहा है, तो उसको डिफ्लेशन करके बुला सकते हैं हम लोग। यस, देन वी कम अक्रॉस द नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, दैट्स द बिजनेस फोरकास्ट्स। फोरकास्ट का मतलब आपको पता है चिल्ड्रन, इट्स लाइक वी आर एस्टिमेटिंग द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा उसका अंदाजा जब हम लोग एडवांस में लगाते हैं तो उसको हम लोग एस्टिमेट्स और फोरकास्ट बुलाते हैं। ठीक है बच्चों लोग, बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो बिजनेस फोरकास्ट करने के लिए नेशनल इनकम को यूज करते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन, देयर आर लॉट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज व्हिच आर लुकिंग टू लॉन्च द बिजनेसेस इन इंडिया। बच्चों लोग 1980s में या फिर 1990s में आप आईफोन नहीं देख सकते थे इंडिया में। आईफोन क्या होता, तभी तो फोन भी नहीं दिखता था, मतलब लाइक इट वाज अ रेयर प्रिविलेज टू हैव अ फोन। एक टाइम आपको मैंने बताया रहेगा कि 1975 के पास आसपास तो ऐसा टाइम था कि आपको टेलीफोन घर पे मिलना भी एक लग्जरी माना जाता था। डॉक्टर, जर्नलिस्ट
ओके, या फिर फॉर एग्जाम्पल लाइक एक पॉलिटिशियन रहेगा तो मिल जाता था, बाकी लोगों को 8 साल का इंतजार करना पड़ता था। 1990s में भी चिल्ड्रन यू कुडंट सी समथिंग लाइक आईफोन, लेकिन फिर आपने देखा रहेगा 2001 के बाद में 2003 2004 के आसपास दे स्टार्टेड सेलिंग दोज कॉस्टली आईफोन्स। तो बच्चों उन्होंने मार्केट को स्टडी किया रहेगा। 1990 में बच्चों आपको 180 रुपीज का कैडबरी नहीं मिलता था मार्केट में, क्योंकि पीपल कुडंट इवन थिंक ऑफ बाइंग दैट दोज थिंग चिल्ड्रन। लेकिन आज वही चीजें मिलती है। इसका मतलब बाकी के जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं वो हमारे देश का नेशनल इनकम स्टडी करते। अच्छा, उन्होंने देखा कि इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो लोग क्या करेंगे, नए नए महंगे प्रोडक्ट्स, लग्जरियस प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करना चालू करेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे उनको दिखता है कि हाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, तो लोग फिर क्या करेंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, बैंक्स ओपन कर सकते हैं इंडिया में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अच्छा, और ये सबके सब लोग ध्यान रखने का, एवरी डिसीजन इज बेसिकली टेकन विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्लियर? अच्छा, पॉइंट नंबर 7 चिल्ड्रन इज टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बच्चों हम लोग हमारे देश के अंदर लोगों के बीच में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हाउ डू वी कम टू नो दैट चिल्ड्रन? आई टोल्ड यू वेरी सिंपल फॉर्मूला, टेक द टोटल इनकम ऑफ योर कंट्री, डिवाइड इट विद द पॉपुलेशन एंड यू कम अक्रॉस व्हाट इज कॉल्ड एज द पर कैपिटा इनकम। वैसे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं पता है यहाँ पे, कि देशों के बीच में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो भी तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि कभी आपने सुना है कि वी से अमेरिका अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल कंजम्पशन। उनके पास बच्चों लोग कितना सारा वेल्थ है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि वो नेशन का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। एज अ कंपैरिजन चिल्ड्रन हम लोग जो है हमारे पास बच्चों लोग इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कम है। अच्छा, देन एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी हैव गॉट एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज होते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स होते हैं। ठीक है, तो व्हाट दे विल ट्राई टू डू चिल्ड्रन, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जो बैकवर्ड है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है जहां पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी होता है। सो वर्ल्ड बैंक, IMF, ये ऐसे देशों को फंडिंग करते हैं बच्चों लोग। देन दे विल हैव सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन प्लेस। और इससे बच्चों लोग ये जो दुनिया में इनइक्वालिटी है ना, कि सम कंट्रीज आर हाईली डेवलप्ड, सम कंट्रीज आर बैकवर्ड, हाँ, तो बैकवर्ड कंट्रीज को इकोनॉमिक एड देके, मदद करके बच्चों लोग उन देशों का डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये कोशिश होने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन से देश के पास कितना इनकम है। सो अगेन चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्लियर? एंड देन लास्टली चिल्ड्रन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड द पॉलिसीज। 7th वाला पॉइंट चिल्ड्रन इज टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। 8th वाला पॉइंट कुड बी स्पेसिफिकली अबाउट एनी पर्टिकुलर कंट्री। बच्चों लोग देश अपने नेशनल इनकम को स्टडी करेगा। अच्छा, फिर वो लोग क्या करते हैं, वो नेशनल इनकम का आइडिया आने के बाद हम लोग जो लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म पॉलिसीज और प्लान्स बनाते हैं उसको हम लोग फॉर्मुलेट करना चालू कर सकते हैं। जैसे इंडिया ने जब 1947 में आज़ादी मिला था, उसके बाद हमने स्टडी करके देखा तो अपना GDP का ग्रोथ नहीं था, तो वी थॉट कि लाइक व्हाई नॉट प्लान फॉर डेवलपमेंट। एंड देन चिल्ड्रन वी केम अक्रॉस व्हाट आर कॉल्ड 5-year प्लान्स, पंचवार्षिक योजना। 1951 से 56 द फर्स्ट 5-year प्लान था, 56 से 61 सेकेंड प्लान, 61 से 66 थर्ड प्लान, ऐसे। और ये सब प्लान्स का ऑब्वियसली टारगेट एक ही होगा, क्या, कि हम लोग हमारे नेशनल इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं। नेशनल इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा बताओ? इफ देयर इज अ इंक्रीज इन नेशनल इनकम देयर विल बी एन ऑटोमेटिक इंक्रीज चिल्ड्रन इन द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो वी कुड कम अक्रॉस पॉलिसीज लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब आपने देखा रहेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, या फिर वी हैव गॉट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विच इज मेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये सब पॉलिसीज बच्चों लोग ये नेशनल इनकम एनालिसिस के बाद में किए जाते हैं। सो ऑल दीज 8 पॉइंट्स चिल्ड्रन दे बेसिकली ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाई नेशनल इनकम एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इकोनॉमिक स्टडीज। क्लियर? तो बाहर करने की जरूरत तो नहीं होती बच्चों लोग, अगर आप मेन पॉइंट्स बाहर करके बाकी सब अपने खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। क्लियर? Okay, in the coming lecture children will be studying about different concepts of national income, GDP, GNP, NDP, NNP, ये हमने पहले सुना हुआ है, मार्केट प्राइस, then we also got what are called as the factor cost, very important और आपके फ्यूचर के लिए कभी बहुत काम आएगा। So
See you in the next lecture with the concepts of national income. Till then, bye, take care, stay safe.